रुई चोर। बादशाह अकबर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दलालों के माध्यम से भारी मात्रा में रुई मंगवाते थे और बहुत ही सस्ती दर पर सूत काटने वाले कारीगरों को दे देते थे, जिससे उनका गुजारा चलता रहता था। वे कारीगर सूत काटकर दरबार को वापस लौटा देते और दरबार से वह सूत पुनः व्यापारियों को बेचा जाता था। लेकिन जब हर माह के अंत में हिसाब लगाया जाता तो रुई की मात्रा में गड़बड़ी मिलती। हर तरह से कोशिश करने के बाद भी जब रुई की चोरी पकड़ी नहीं गई तो बादशाह अकबर ने यह काम बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने जांच की तो उसने पाया कि जो दलाल रुई बेचते हैं गड़बड़ी उन्हीं की तरफ से होती है, किंतु इन दलालों में से चोर कौन है यह पता नहीं चल पाया था। काफी कोशिशों के बाद भी जब रुई चोर का पता नहीं चल पाया तो बीरबल ने रुई के सभी दलालों को दरबार में बुलाया। पहले तो वह रुई के व्यवसाय से होने वाले नुकसान की बात करता रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, अगर हालत यही रही तो हमें यह रुई का व्यापार ही बंद करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि एक चोर की वजह से आप सभी दलालों को नुकसान हो। वैसे चोर बहुत चालाक है और आप ही में से कोई एक है। मैं उसे जानता हूँ, वह रुई की मात्रा में कमी करके तो चोरी करता ही है और यहाँ आने के बाद कुछ रुई पकड़ी में भी छिपा लेता है। मैं उससे बाद में अकेले में बात करूंगा। बीरबल ने यह सब कहने के बाद सभी दलालों पर पूरी नजर रखी। वह उनकी एक एक हरकत को देख रहा था। उन दलालों में सचमुच रुई चोर भी था। उसे लगा कि उसकी पगड़ी में शायद रुई लगी हुई है। उसने नजरें बचाकर अपनी पगड़ी पर हाथ फेरा। बीरबल तो यही चाहता था। उसने तुरंत उसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब उसे सख्ती की गई तो उसने रुई की चोरी करना स्वीकार कर लिया। बीरबल ने उसे कारागार भेज दिया। बादशाह अकबर रुई चोर के पकड़े जाने से बेहद खुश हुए। विधवा। मुल्ला दो प्याजा की काफी उम्र हो गई थी, किंतु उसने विवाह नहीं किया था। एक दिन बादशाह अकबर ने मुल्ला दो प्याजा से कहा, मुल्ला जी अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। हुजूर, मैं भी यही चाहता हूँ, किंतु सोचता हूँ किसी विधवा से शादी करूँ ताकि शादी के साथ साथ अच्छा काम करने का भी सबाब मिल जाए। मुल्ला जी, आप किसी से भी शादी कर लें, वह कुछ दिनों बाद स्वयं ही विधवा हो जाएगी। बीरबल ने झट से जवाब दिया। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा झेप गया और अकबर की हंसी छूट गई। शाही महाभारत। बादशाह अकबर के मन में विचार आया कि आने वाली पीढ़ी को अपने बारे में जानकारी देने के लिए महाभारत की तर्ज पर शाही महाभारत लिखवाई जाए। इसके लिए उन्हें बीरबल ही उपयुक्त लगा। अतः उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल को बता दी। हुजूर, आपकी इच्छा अनुसार शाही महाभारत जल्द ही तैयार हो जाएगी, किंतु कुछ खर्चा हो जाएगा, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर ने बीरबल को शाही खजाने से 5000 मुद्राएं तथा 6 माह तक का समय दे दिया। बीरबल घर आ गया और मुद्राएं जन सेवा के कार्यों में खर्च कर दी। 6 माह तक वह आराम करता रहा। समय पूरा होने पर वह कुछ सादे कागजों का पुलिंदा बनाकर बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुआ और बोला, जहांपना, शाही महाभारत तो तैयार है, किंतु कुछ कमी रह गई है। इसके लिए बेगम साहिबा से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं से संबंधित कुछ चीजें अभी लिखी जानी है। बीरबल, तुम बेगम साहिबा से मिलकर उनसे जो पूछना चाहो पूछ सकते हो, हमारी इजाजत है, बादशाह अकबर ने कहा। बादशाह से इजाजत मिलने पर वह बेगम के कक्ष की ओर प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने बेगम साहिबा को बादशाह अकबर की शाही महाभारत के बारे में बताया और कहा, बेगम साहिबा, आप तो जानती हैं कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। अतः अब हुजूर के आदेश पर यह शाही महाभारत लिखी है, किंतु यह तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप यह न बता दें कि बादशाह के अलावा आपके शेष 4 पति कौन हैं। यह सुनते ही बेगम साहिबा आपे से बाहर हो गई और बीरबल के हाथों से कागज का पुलिंदा छीनकर उसमें आग लगा दी। बादशाह अकबर तक जब यह खबर पहुंची तो खूब हंसे और बीरबल से बोले, मैं जानता हूं कि तुमने कोई शाही महाभारत लिखी ही नहीं थी और तुमने 5000 मुद्राएं भी जनसेवा में खर्च करी, किंतु अपनी बुद्धिमानी से इस बार भी तुम बाजी जीत गए। हुजूर, आप कहें तो मैं पुनः शाही महाभारत लिखने की कोशिश करूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब नहीं, जाओ दरबार का काम देखो। 6 महीने से सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, अकबर ने उत्तर दिया। शूरता और कायरता। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया, नगर के सबसे शूरवीर और सबसे कायर को दरबार में पेश करो, हुजूर के हुक्म की तामील होगी। कहकर बीरबल चला गया। कुछ देर बाद उसने एक स्त्री को कुछ समझा बुझाकर और चुप रहने की सलाह देकर दरबार में पेश कर दिया। एक स्त्री को देखकर बादशाह अकबर बोले, बीरबल, मैंने तुम्हें 2 लोगों को दरबार में पेश करने को कहा था। हुजूर, मैं जानता हूँ कि आपने 2 लोगों को दरबार में पेश करने को कहा था, किंतु यदि एक ही व्यक्ति में दोनों गुण मौजूद हों तो 2 लोगों की क्या जरूरत है। यह स्त्री शूरवीर भी है और कायर भी। वह कैसे? बादशाह ने पूछा। जहां पर घंघोर अंधेरी रात हो, बरसात हो रही हो, बिजली चमक रही हो, तब भी यह स्त्री निडरता अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है और घर में रात को अपने पति के साथ होते हुए भी
चूहे, बिल्ली और छिपकली आदि से डर जाती है। अब आप ही बताइए, यह स्त्री शूरता और कायरता दोनों गुणों सहित है या नहीं? जवाब सुना बादशाह अकबर लाजवाब हो गए। संगत का असर। दरबार में किसी बात पर बहस हो रही थी। बहस के दौरान बीरबल कुछ ऊंची आवाज में बोल गया, जो बादशाह अकबर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा व्यवहार दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा है। पहले तो तुम ऐसे ना थे, तुम्हें अब क्या हो गया है? हुजूर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं पहले ऐसा नहीं था, किंतु अब मैं क्या कर सकता हूँ? यह तो संगत का असर है जो मैं ऐसा हो गया हूँ। उत्तर सुनकर बादशाह झेप गए। वे समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहता है। सच्चाई। बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, यदि हम सभी की दाढ़ी में आग लग जाए तो तुम लोग सबसे पहले किसकी दाढ़ी बुझाओगे? सभी दरबारी एक ही स्वर में बोले, जहांपनाह की दाढ़ी बचाएंगे हुजूर। बादशाह अकबर को लगा कि सभी उनकी चापलूसी कर रहे हैं। उन्होंने यही बात पुनः बीरबल से पूछी तो उसने जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में संकट के समय सभी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अतः मैं सबसे पहले अपनी दाढ़ी बुझाऊंगा। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर प्रसन्न हुए। सब बह जाएंगे। बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए हुए थे। उनके साथ कुछ सैनिक तथा सेवक भी थे। शिकार से लौटते समय एक गांव से गुजरते हुए बादशाह अकबर को उस गांव के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने इस बारे में बीरबल से कहा तो उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु इसी गांव के किसी बाशिंदे से पूछकर बताता हूँ। बीरबल ने एक आदमी को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, इस गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? उस आदमी ने बादशाह को पहचान लिया और बोला, हुजूर, आपके राज में कोई कमी कैसे हो सकती है? तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने पूछा। गंगा। तुम्हारे पिता का नाम? जमुना। और माँ का नाम सरस्वती है। इस गांव का क्या नाम है? हुजूर, नर्मदा। यह सुनकर बीरबल ने चुटकी ली और बोला, हुजूर, तुरंत पीछे हट जाइए। यदि आपके पास नाव हो तभी आगे बढ़े, वरना नदियों के इस गांव में तो डूब जाने का खतरा है। यह सुनकर बादशाह अकबर हंसे बगैर नहीं रह सके। सबसे उजला क्या? बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, सबसे उजला क्या है? अबुल फजल ने दूध को उजला बताया तो मुल्ला दो प्याजा ने कपास को। तभी बीरबल खड़ा होकर बोला, हुजूर, सबसे उजला प्रकाश है। वह कैसे? बादशाह ने पूछा। हुजूर, कल प्रमाण दे दूंगा, बीरबल ने कहा। अगले दिन बादशाह जब अपने कक्ष में आराम कर रहे थे तो बीरबल चुपचाप कक्ष में आया और शैया के पास दूध का कटोरा रख दिया तथा द्वार के पास कपास रखकर उसे बंद कर दिया। बादशाह की जब आंख खुली तो द्वार बंद होने के कारण कक्ष में अंधेरा था, इसलिए उठते ही उनकी पहले दूध के कटोरे से ठोकर लगी। जब वे द्वार खोलने के लिए आगे बढ़े तो उनके पैरों के नीचे कपास आ गया। जब उन्होंने द्वार खोला तो बाहर बीरबल खड़ा था। हुजूर, देखा आपने, सबसे उजाला प्रकाश है। अंधेरे में ना तो आपको दूध दिखाई दिया और ना ही कपास, तो भला वह उजले कैसे हो सकते हैं? बीरबल ने कहा। बीरबल की बुद्धिमानी पर मुस्कुरा दिए बादशाह अकबर। सबसे गंदी जगह। बीरबल दरबार में पान चबाता हुआ पाया। यह देखकर बादशाह अकबर नाराज होकर बोले, बीरबल, यह दरबार है और तुम यहाँ पान चबाते हुए आ गए, अब पीक भी थूकोगे, यहाँ गंदा करोगे। हुजूर, पीक तो थूक नहीं पड़ेगी, आप जहाँ हुक्म देंगे वहीं थूक दूंगा, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बोले, जो जगह सबसे गंदी हो वहीं थूकना। यह बात बादशाह अकबर ने इसलिए कही क्योंकि उनका दरबार साफ सुथरा था, कहीं भी कोई गंदी जगह नहीं थी। उन्हें यकीन था कि बीरबल को दरबार से उठकर बाहर ही जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद बीरबल को पीक थूकने की इच्छा हुई। वह उठा और बादशाह अकबर के साले साहब की जेब में पीक थूक दी। यह देखकर बादशाह बिगड़ गए और गुस्से से बोले, बीरबल, यह क्या गुस्ताखी है? हुजूर, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। आपने कहा था कि सबसे गंदी जगह पर थूकना, सो मुझे आपके साले साहब की जेब से अधिक गंदी जगह नजर नहीं आई। आप चाहें तो स्वयं ही देख लें कि उनकी जेब कितनी गंदी है। वास्तव में उस दिन बादशाह के साले साहब ने मैला कुर्ता पहन रखा था और उसकी जेब तो बहुत गंदी थी। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह का सारा गुस्सा गायब हो गया और चेहरे पर हंसी दौड़ गई। सबसे तेज चाल किसकी? बादशाह अकबर ने दरबार में प्रश्न पूछा, सबसे तेज चाल किसकी होती है? सभी दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने घोड़ा कहा तो किसी ने हवा, कोई पृथ्वी की चाल को तेज बता रहा था तो कोई नदी की, किंतु बादशाह अकबर को किसी भी उत्तर से संतुष्टि नहीं हो रही थी। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, जहांपना, इस जगत में सबसे तेज चाल महाजन साहूकार के ब्याज की होती है। उसका ब्याज इतना तेजी से भागता है कि ब्याज पर भी ब्याज बढ़ जाता है। तुम सच कह रहे हो बीरबल, महाजन का ब्याज वाकई बहुत तेज भागता है।
बीरबल की बुद्धिमानी की दांत देते हुए बादशाह अकबर बोले, सबसे प्यारा क्या? एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे प्यारा क्या है? सभी दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। इज्जत, दौलत, जन्नत, संतान और ना जाने क्या क्या जवाब दिए। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से यही सवाल किया तो वह बोला, हुजूर, सबसे प्यारी अपनी जान होती है। बात किसी की जान पर आ जाए तो वह संतान की भी परवाह नहीं करता। तुम्हारी बात में वजन है बीरबल, किंतु मन में कुछ शंका है, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बादशाह अकबर ने पूछा। जी हुजूर, बीरबल ने कहा, कल सुबह ही मैं शाही हौज के पास यह बात सिद्ध कर दूंगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने हौज का पानी निकलवा कर उसे खाली करवा दिया और उसमें एक बंदरिया को उसके बच्चे सहित डाल दिया। बंदरिया ने अपने बच्चे सहित उसमें से निकलने की बहुत कोशिश की, किंतु निकल ना सकी। बीरबल ने हौज में पानी छुड़वा दिया। हौज में पानी भरने लगा। बंदरिया उछल कूद करती हुई पानी से बचने की कोशिश करती रही, किंतु नाकाम रही। जब पानी उसकी कमर तक पहुंच गया तो उसने अपने बच्चे को अपनी पीठ पर रख लिया। पानी और ऊपर चढ़ा तो उसने बच्चे को अपनी गर्दन पर, फिर अपने सर पर रख लिया। जब पानी बंदरिया के मुंह तक पहुंच गया और बचाव को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने अपने बच्चे को फेंक दिया और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कूदने लगी। जब बात नहीं बनी तो बंदरिया अपने बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई। बीरबल की बात सिद्ध हो चुकी थी। बीरबल ने हौज का सारा पानी निकलवा दिया और बंदरिया और उसके बच्चे को निकाल कर छोड़ दिया। बादशाह अकबर को इस घटना से यह समझ आ गया कि वाकई सभी को अपनी जान ही सबसे ज्यादा प्यारी होती है। सर्वश्रेष्ठ शस्त्र। बादशाह अकबर अक्सर दरबार में ठिठोली हेतु कोई ना कोई सवाल पूछ लिया करते थे। एक बार उन्होंने पूछा कि कौन सा शस्त्र सर्वश्रेष्ठ होता है। सभी दरबारी अपना अपना राग अलापने लगे। तलवार, भाला, बर्छा, तोप इत्यादि ना जाने क्या क्या नाम लिए जाने लगे, किंतु बीरबल चुप रहा। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? बताओ कौन सा शस्त्र सर्वश्रेष्ठ होता है? हुजूर, सर्वश्रेष्ठ शस्त्र तो वही है जो जरूरत के वक्त काम दे जाए। वह कैसे? वक्त आने पर बता दूंगा, बीरबल ने कहा। बात आई गई हो गई और कई दिन बीत गए। एक दिन अकबर शिकार खेलने निकले, साथ में बीरबल भी था। बीरबल को याद था कि बादशाह ने सर्वश्रेष्ठ शस्त्र के बारे में पूछा था, अतः वह पूरी तैयारी के साथ उनके साथ हो लिया। जब दोनों जंगल में पहुंचे तो उनका सामना एक पागल हाथी से हो गया। हाथी तेजी से बादशाह अकबर की ओर बढ़ने लगा। अकबर ने अपनी तलवार निकाल ली, किंतु उन्होंने महसूस किया कि तलवार उस हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पीछे लौटने का भी कोई फायदा ना था, क्योंकि हाथी बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अकबर बेताबी से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल को वहीं पास में एक कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया। उसने तुरंत पिल्ले को उठाया और हाथी की तरफ उछाल दिया। पिल्ला डर के मारे हाथी की सूंड से लिपट गया। हाथी भी इस बिन बुलाई मुसीबत को देख घबरा गया और पीछे की ओर भागने लगा। अकबर और बीरबल भी वहां से वापस हो लिए। रास्ते में बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं ना कहता था, जो शस्त्र मौके पर काम दे वही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ आपकी तलवार बेकार सिद्ध हुई और एक छोटे से पिल्ले ने हमारी जान बचा दी। अकबर कुछ ना बोलकर मुस्कुरा दिए। साले साहब की जिद। बादशाह अकबर के साले साहब ने एक बार फिर से स्वयं को दीवान बनाने की जिद की। अब बादशाह सीधे सीधे तो साले साहब को इनकार कर नहीं सकते थे, सो उन्होंने फिर एक शर्त रखी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दीवान बना दूंगा। पहले तुम्हें एक काम करना होगा। यह लो 3 रुपए और इससे 3 चीजें खरीदना। हर चीज 1 रुपए की हो और पहली चीज वहां की हो, दूसरी यहाँ की और तीसरी ना यहाँ की और ना वहां की। साले साहब 3 रुपए लेकर बाजार चले गए। उसने बहुत कोशिश की पर उसे यह तीनों चीजें कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह दरबार में लौटा और कहा, हुजूर, आप हर बार मुझे जानबूझकर मुश्किल काम सौंपते हैं ताकि मैं दीवान बन ही ना सकूं। साले साहब, काम कोई मुश्किल नहीं होता, बस काम को करने की लगन होनी चाहिए। यही काम मैं अब बीरबल को सौंपता हूँ, देखना वह जरूर इसे पूरा करेगा। इसके बाद उन्होंने 3 रुपए बीरबल को देकर वही बातें कही जो अपने साले साहब को कही थी। बीरबल बाजार गया और कुछ देर बाद लौटा तो बादशाह ने पूछा, कहो बीरबल, कुछ मिला? जी हुजूर, पहले मैंने 1 रुपया फकीर को दान दिया और पुण्य खरीद लिया, इससे वहां की चीज मिल गई। दूसरे रुपए को मैंने खाने पीने में खर्च किया जो यहाँ की चीज थी, और तीसरा रुपया मैंने जुआ खेलने में गवा दिया जो ना यहाँ काम आया और ना वहां। बीरबल ने जवाब दिया, देखा साले साहब, इसे कहते हैं अक्लमंदी। तभी तो बीरबल ही मुझे दीवान के रूप में पसंद है। साले साहब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। सर के बाल मुंडवा दूंगा। दिल्ली में एक विद्वान पंडित रहते थे। उनका दरबार में बहुत सम्मान था। पंडित जी बिना सोचे समझे किसी काम में हाथ नहीं डालते थे और जो वह कह देते उसका पालन करते।
एक बार पंडित जी भोजन कर रहे थे कि उनके भोजन में बाल निकल आया। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, देखो, आज तो तुम्हारी पहली भूल के लिए माफ करता हूँ। अगर आइंदा ऐसी गलती हुई तो तुम्हारे सर के बाल मुंडवा दूंगा। मगर होनी को कौन टाल सकता है। कुछ समय बाद फिर उनके खाने में बाल निकल आया। उन्होंने क्रोधित होकर नाई को अपनी पत्नी के बाल मुंडवाने के लिए बुलवा दिया। उनकी पत्नी ने डरकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने पीहर में अपने भाइयों तक खबर पहुंचवा दी। उनके चारों भाइयों ने आकर अपने बहनोई को बहुत समझाया, मगर पंडित जी टस से मस न हुए। एक भाई बीरबल का परिचित था। उसने बीरबल को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम चारों सर मुंडवाकर अपने बहनोई के पास जाओ और इस तरह का पाखंड रचो जैसे कोई मर गया हो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। जब चारों वहां पहुंचे तो पंडित जी नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन चारों ने आनन फानन पंडित जी को बांधा और कफन पहनाकर बीरबल के पास ले गए। बीरबल क्रियाक्रम का सामान लिए वहां पहुंच चुका था। यह सब देखकर वहां काफी आदमी इकट्ठा हो गए थे। अपनी ये दुर्दशा देखकर पंडित जी लज्जित हो गए और अपने सालों से रिहाई के लिए रहम की भीख मांगने लगे। पंडित जी की पत्नी से यह सब देखा ना गया। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकली और बोली, यह सब मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती। ये जैसे भी हैं मेरे पति हैं। पति की हंसी करवाकर पत्नी कभी सुखी नहीं रह सकती। कहकर उसने उन्हें छोड़ने की प्रार्थना की। पंडित जी को अपने किए पर पछतावा हुआ। उनकी अक्ल ठिकाने लग चुकी थी। बीरबल ने जो स्वांग रचा था उसका अभिप्राय यह था कि पति के जीते जी पत्नी का मुंडन नहीं हो सकता, अर्थात पति के मरने के बाद ही पत्नी का मुंडन हो सकता है। इस प्रकार बीरबल ने उस स्त्री का कष्ट निवारण कर दिया। शेर को सवा शेर। रामदास और मोतीराम दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक बार मोतीराम को किसी काम से दूसरे शहर में जाना पड़ा। काम अधिक समय तक चलने वाला था, अतः वह सपरिवार गया और जाते समय अपने मकान की चाबी तथा कीमती सामान अपने मित्र रामदास को सौंप दिया। 2 वर्ष बाद जब मोतीराम वापस लौटा तो देखा कि उसके घर के दरवाजे खुले हुए हैं और घर खाली है। यह देखकर वह रामदास के घर गया तो उसने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। रामदास के आगे काफी गिड़गिड़ाया मोतीराम और अपने सामान की मांग करता रहा, किंतु रामदास ने उसे झपट कर घर से निकाल दिया। वह मन ही मन तड़प उठा। उसे अपने दोस्त से ऐसी उम्मीद नहीं थी, किंतु जब दोस्त ने उसे छल ही लिया तो उसने भी दोस्त को सबक सिखाने की ठानी और सीधा दरबार में जाकर बादशाह अकबर से शिकायत की। बादशाह को मोतीराम की बात में दम नजर नहीं आया, क्योंकि ना तो उसके पास कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। फिर भी बादशाह ने इस विश्वास के साथ कि शायद मोतीराम को न्याय मिल जाए, यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सारा वृतांत सुना और मोतीराम को 5 दिन बाद दरबार में बुलाया। 2 दिन तक तो बीरबल ने कुछ नहीं किया। तीसरे दिन उसने रामदास को दरबार में बुलवाया। पहले तो रामदास डर गया। उसे लगा शायद मोतीराम ने उसकी शिकायत की है, इसलिए बुलावा आया है। फिर भी वह दरबार में आया और बीरबल से मिला। बीरबल ने उससे मोतीराम के बारे में कोई बात नहीं की। इससे रामदास का हौसला बढ़ा। इसके बाद बीरबल ने कहा, भाई रामदास, दरबार में अब छोटे छोटे मसले पर भी फैसले करने पड़ते हैं, जिससे अन्य दरबारी कामों में खलल पड़ता है। इसलिए बादशाह ने कहा कि एक न्यायालय तुम्हें बना दूं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम ईमानदार भी बहुत हो। हमें आज तक तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिली। बोलो, तुम्हें प्रस्ताव मंजूर है? रामदास गर्व से फूल गया और प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। बीरबल ने उसे यह कहकर विदा किया कि कुछ दिन बाद उसे बुला लेंगे। घर लौटकर रामदास ने सोचा कि उसे मोतीराम का सारा सामान लौटा देना चाहिए, क्योंकि यदि उसने दरबार में शिकायत कर दी तो उसका न्यायाधीश का पद जाता रहेगा। उसने इज्जत के साथ मोतीराम को बुलाया और उसका सारा सामान लौटा दिया। 2 दिन बाद मोतीराम ने बीरबल को सामान मिल जाने की सूचना दे दी। बीरबल अपनी युक्ति कामयाब होते देख खुश हो गया। उधर रामदास बीरबल के बुलावे का इंतजार करने लगा। जब कोई दिन तक दरबार से बुलावा नहीं आया तो वह स्वयं जाकर बीरबल से मिला और न्यायाधीश के पद के बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, न्यायाधीश और तुम? यह पद तो सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए होता है और तुम इस काबिल नहीं हो। तुमने तो अपने मित्र के साथ ही धोखा किया है। ऐसे में तुम क्या न्याय करोगे? तुम जा सकते हो। बीरबल की बात सुनकर रामदास का चेहरा उतर गया। उसे उसके किए का फल मिल गया था। बादशाह अकबर को भी पता चल गया था कि बीरबल ने मामले को सुलझा लिया है। वह बीरबल की चतुराई पर बेहद खुश हुए। सेवक की सजा। राज दरबार के एक सेवक से कुछ लापरवाही हो गई, जिसे देखकर बादशाह अकबर बिगड़ गए और उसे आदेश दिया, जाओ बाजार से एक सेर चूना लेकर आओ और उसे मेरे सामने खाओ। सेवक घबरा गया। बादशाह अकबर का आदेश था, ना मानता तो आदेश के अवहेलना की सजा मिलती, और मानता तो चूना खाने के कारण जो हालत होगी उसका तो भगवान ही मालिक होगा। उसने बीरबल से सलाह लेना उचित समझा। बीरबल को जब सारी बात पता चली तो उसने सेवक से कहा,
बाजार जाकर तुम 1/4 मक्खन लेना और 3/4 सेर चूना। जब बादशाह सलामत इसे खाने को कहे तो मक्खन वाला हिस्सा पहले खाना, मुझे यकीन है तुम्हें कुछ नहीं होगा। सेवक ने बीरबल के कहे अनुसार 3/4 सेर चूना और 1/4 मक्खन लिया और उसे थाली में रखकर बादशाह अकबर के सामने उपस्थित हो गया। अब इसे खाओ, अकबर ने हुक्म दिया। सेवक मक्खन वाला हिस्सा खाने लगा। बादशाह ने देखा तो वह हैरान रह गए कि सेवक आराम से चूना खा रहा है। उसके मन में दया की भाव उपज रहे थे। उन्हें लगा कि सेवक उनके आदेश के कारण ही ऐसा कर रहा है, अतः उसका अहित ना हो, इसलिए बादशाह अकबर ने उसे शेष चूना खाने से रोक दिया और सेवक को माफ कर दिया। बाद में जब उन्हें पता चला कि वास्तव में वह सेवक बीरबल के कारण ही बचा है और उसी के कहने पर चूने के स्थान पर मक्खन खा रहा है, तो बीरबल की चतुराई पर मुस्कुरा दिए बादशाह अकबर। हथेली पर बाल क्यों नहीं? बादशाह अकबर को ठिठोली सूझी। बोले, बीरबल, मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? हुजूर रोज अपने हाथों से गरीबों और जरूरतमंदों को दान आदि देते हैं, इसी कारण आपकी हथेली पर बाल टिक नहीं पाते। अच्छा, लेकिन तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? इन्हीं हाथों से आपसे दान लेता रहता हूँ, इसलिए मेरी हथेली पर भी बाल नहीं टिकते। बीरबल की सूझबूझ से अकबर प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने फिर पूछा, अच्छा बीरबल, इन दरबारियों के हाथ पर बाल क्यों नहीं है? हुजूर, सीधी सी बात है, आप दान देते हैं और मैं दान लेता हूँ, ऐसे में यह बेचारे दरबारी हाथ मलते रहते हैं, इसलिए इनकी हथेली पर भी बाल नहीं टिकते। हरे रंग का घोड़ा। अकबर बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर बाग की सैर कर रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। बाग में हरे भरे पेड़ थे और हरी घास की ही चादर सी बिछी थी। हरियाली देखकर बादशाह का मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने सोचा, कितना अच्छा होता कि ऐसे हरे भरे स्थान पर सैर करने के लिए मेरे पास हरे रंग का ही घोड़ा होता। फिर कुछ देर सोचकर बीरबल से मुखातिब हुए, कहीं से भी मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का इंतजाम करो, मैं तुम्हें हफ्ते भर का समय देता हूँ। यदि ऐसा ना कर पाओ तो मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। बादशाह अकबर भी जानते थे और बीरबल भी कि यह संभव नहीं है, क्योंकि घोड़े का रंग जब हरा होता ही नहीं तो मिलेगा कहां से। बादशाह ने यूं ही बीरबल की बुद्धि परीक्षा लेने को कह दिया था। अगले 7 दिन तक बीरबल शहर में इधर उधर ऐसी मुद्रा बनाए भटकता रहा मानो सच में हरे घोड़े की ही खोज कर रहा हो। 8वें दिन वह बादशाह अकबर के सामने पहुंचा और अदब से बोला, हुजूर, आखिर मैंने आपके लिए हरा घोड़ा खोज ही निकाला। सुनकर बादशाह सलामत भौचक्के रह गए। जो संभव नहीं, बीरबल ने कैसे दिखाया? बोले, कहाँ है हरा घोड़ा? मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, दिखाना तो जरा मुश्किल है। जो आदमी हरे घोड़े का मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। पहली शर्त तो यह है कि बादशाह सलामत को घोड़ा लेने खुद वहां जाना होगा। बीरबल ने जवाब दिया, यह कौन सी बड़ी बात है, हम खुद वहां जाएंगे। बादशाह बोले, और दूसरी शर्त क्या है, जल्दी बताओ। बीरबल ने कहा, चूंकि हुजूर घोड़े का रंग औरों से जरा अलग है तो उसे लाने का दिन भी अलग होना चाहिए। घोड़े के मालिक की यह दूसरी शर्त है कि सप्ताह के 7 दिन छोड़कर चाहे जिस दिन बादशाह सलामत घोड़े को ले जा सकते हैं। दूसरी शर्त सुनकर बादशाह अकबर निरुत्तर हो बीरबल का मुंह ताकने लगे। तभी बीरबल बोला, अब हुजूर को यदि हरा घोड़ा चाहिए तो शर्तें माननी ही पड़ेंगी। बादशाह अकबर कुछ न बोलकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। समझ गए कि बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर उन्हें मात दे दी है। हिजड़े को जवाब मिला। बादशाह अकबर का मुंह लगा हिजड़ा था खोजा। हालांकि खोजा काफी बुद्धिमान था, किंतु वह स्वयं को बीरबल से भी ऊंचा समझने लगा था। एक दिन उसने दरबार में घोषणा कर दी कि यदि बीरबल उसके 3 सवालों का जवाब दे देगा तो वह जिंदगी भर बीरबल की गुलामी करेगा, अन्यथा बीरबल को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। बीरबल ने खोजा की चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार में बादशाह अकबर के सामने खोजा ने बीरबल के सामने 3 सवाल रखे। धरती का मध्य कहाँ है? आकाश में कितने तारे हैं? दुनिया में कितने मर्द हैं? खोजा के सवाल सुनकर सभी दरबारी चकित हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल अब बता नहीं पाएगा। बीरबल मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर खड़ा हुआ और पहले खोजा को देखा, फिर बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, यह तो बहुत ही आसान सवाल है। पहले सवाल का जवाब यह है कि धरती का मध्य हुजूर की राजगद्दी से 3 कदम दाईं तरफ है। यदि खोजा को यकीन ना हो तो वह धरती को नपवा ले, मध्य वही होगा जहां मैंने बताया है। खोजा चुप था। भला धरती नपवाना कोई आसान काम तो था नहीं। हुजूर, दूसरे सवाल का जवाब यह है कि आकाश पर उतने ही तारे हैं जितना खोजा के सर पर बाल हैं। तसल्ली के लिए खोजा अपने बाल मुड़वा कर गिन ले और बाद में तारे गिन ले, दोनों बराबर होंगे। खोजा इस बार भी चुप था। और रही बात कि इस दुनिया में मर्द कितने हैं, तो हुजूर, मैंने कई बार दुनिया के मर्दों की गिनती करवाई, किंतु हर बार हिजड़ों की वजह से समस्या उत्पन्न हो गई।
समझ ही नहीं आता था कि हिजड़ों में मर्दों की गिनती में रखा जाए अथवा नहीं। हुजूर, यदि दुनिया के सभी हिजड़ों को मरवा दिया जाए तो मर्दों की सही गणना सामने आ जाएगी। बीरबल ने जवाब दिया। जवाब सुनकर खोजा दरबार से भाग गया। बादशाह अकबर जानते थे कि इस बार भी बीरबल अपने जवाब से सभी को लाजवाब कर देगा और वैसा ही हुआ। हुजूर का सेवक। बादशाह अकबर एक बार खाना खाते समय बैंगन की सब्जी की बहुत तारीफ करने लगे। बीरबल ने बादशाह अकबर के सुर में सुर मिलाकर बैंगन की सब्जी को अच्छा बता दिया। अगले दिन अकबर को ना जाने क्या हुआ और उन्हें बैंगन की कमियां निकालनी शुरू कर दी। बीरबल ने भी बैंगन को बुरी सब्जी बता दिया। बादशाह अकबर को बहुत अचरज हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, कल तो तुम बैंगन की तारीफ कर रहे थे और आज इसे बुरा बता रहे हो, ऐसा क्यों? मैं तो हुजूर का सेवक हूँ, बैंगन का नहीं। जो आप कहेंगे वही तो कहूंगा, बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल की चतुराई पर बादशाह अकबर मंद मंद मुस्कुरा दिए।